सर मेरा बीपीएससी की तरफ रुझान 2017-18 के बाद हुआ। 64th में प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर 65th, 66th और 67th मैं तीनों में लगातार तीनों टाइम कंसेक्यूटिवली इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा मतलब एक बार 8 मार्क्स से एक बार 6 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ और 67 बीपीएससी में मेरा 50वां रैंक आया। तो चूंकि मैं 65 बीपीएससी से ही परफेक्शन आईए से जुड़ गया था, तो जो भी इनके जो कंटेंट वगैरह थे, मटेरियल थे, चाहे जैसे कि जो परिश्रम ग्रुप है उसमें मैं जुड़ा हुआ था, बीपीएससी मेंस एनालाइजर था, इजीली अवेलेबल था, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो जो इंटरव्यू रूम में जो बैठे 3-4 लोग होते हैं, वो जितनी हमारी एज है बिल्कुल उतना उनका एक्सपीरियंस है बिल्कुल, क्योंकि हम तो छोटी सी एक जॉब पा करके या इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो तो खुद बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर चुके हैं, तो उनको हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं किसी भी लेवल पे। हेलो, वेलकम टू परफेक्शन आइज। और आज हम लोग टॉपर्स टॉक में रितेश जी से बात करेंगे। तो रितेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले एक बार आपको फिर से, और बिल्कुल वेलकम टू परफेक्शन। और जैसे कि आपको पता है कि रितेश जी का रैंक 50 आया है और इन्हें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट किया गया है। तो आज फ्रेंड्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे कैसे रितेश जी ने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू वाले फेज को क्रॉस किया है और एक अच्छा रैंक हासिल किया है। तो रितेश जी, आप सबसे पहले अपने जर्नी को एक बार बताएं, अपने हमारे जो भी व्यूअर्स हैं। सर मेरा नाम रितेश कुमार यादव है और मेरा 67th बीपीएससी में 50th रैंक आया है। और सर मैं मूलतः बिहार के कैमूर जिला का निवासी हूँ और मैंने अपना जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू से मैंने किया है 2012 में। उसके बाद सर मैं एसएससी सीजीएल में 2013 में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में C&AG में काम कर रहा हूँ पिछले 8-9 साल से। सर मेरा बीपीएससी की तरफ रुझान 2017-18 के बाद हुआ। उससे पहले मैं यूपीएससी के बारे में सोचता था, लेकिन 2018 के बाद मैं सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया 63rd बीपीएससी से। 63rd बीपीएससी में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, बट मेंस की उतनी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि टाइम कम था, और मैंने स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग तरीके से देख करके तैयारी किया, यही कारण था मेरा नहीं हुआ। 64th में प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर 65th, 66th और 67th मैं तीनों में लगातार तीनों टाइम कंसेक्यूटिवली इंटरव्यू दिया। लेकिन जो फर्स्ट 2 टाइम्स था 65th और 66th में, उसमें इंटरव्यू में मेरा मतलब एक बार 8 मार्क्स से एक बार 6 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ और 67 बीपीएससी में मेरा 50वां रैंक आया। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि आपने 66 भी, 67th भी और अपकमिंग 68 भी आपका मेंस हुआ है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि मेंस के एग्जाम में स्पेशली जीएस पेपर 1, जीएस 2 में मार्क्स को फेच करना, एनरिचमेंट पे फोकस करना, क्या आपका स्ट्रेटेजी रहा इस पे? सर जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट मेरा था उसमें कुछ प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेरी नहीं थी, मतलब 63rd 64th के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं 65th बीपीएससी का जब तैयारी करना स्टार्ट किया तो मैं होलिस्टिक मैनर में तैयारी किया। इट मीन्स कि हमें अलग अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है 64th, 65th, 66th और 67th में। तो मैं प्रीलिम्स मेंस को एक साथ पकड़ के, इवन इंटरव्यू भी एक ही है, एक दोनों जो तीनों प्रोसेस हैं, एग्जाम तो एक है लेकिन तीनों प्रोसेस, तीनों स्टेज, उसके स्टेजेस हैं, तीनों को मैं होलिस्टिक मैनर में उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा बात क्या था सर मेरे प्रिपरेशन में कि 66th बीपीएससी में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम में पर डे एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब अभी ऑनलाइन अवेलेबल भी होगा, बच्चे जो परफेक्शन आईएएस का आपका जो एक ग्रुप था, मैं ग्रुप का भी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर परिश्रम ग्रुप, उसमें क्या है कि अभी भी वो कंटेंट पर डे के हिसाब से मैं लगभग मार्च या फरवरी के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, और पर डे में एक आंसर का क्वेश्चन, और पर डे मतलब वो जो भी फीडबैक मिलता था उसमें आपने लगातार मैं काम करता था। जैसा कि बच्चे परेशान बेसिकली होते हैं कि मेंस में कैसे इनकलकेट किया जाए अच्छे पॉइंट्स को, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, इंट्रोडक्शन कैसे बेहतर किया जाए, कंक्लूजन कैसे बेहतर किया जाए, तो इन तमाम चीज़ों को आपने कैसे बैलेंस किया, स्पेशली फ्रॉम द बिहार कंटेंट, जैसे कि बिहार एनालाइजर मैगजीन आता है हमारा, बीपीएससी मेंस एनालाइजर मैगजीन को, उनको आपने कैसे पढ़ा और कैसे अपने आंसर को इनरिच किया? क्योंकि एवरेज मार्क्स हम लोग देखेंगे तो 18-17 मार्क्स ही आते हैं मेंस क्वेश्चन में, लेकिन हमने देखा है कि आपके पेपर्स में 25 भी मार्क्स हैं, 28 भी मार्क्स हैं, तो उसमें कैसा चेंजेस किया आपने लगातार अपने कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में? सर चूंकि ये तो बात सही है कि मेरे पास एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, और जो मेरा पर डे जो आंसर 1 या 2 आंसर लिखने का जो था, और उस चीज को जो भी हमें फीडबैक मिला है वहां से, उस फीडबैक को अगर मैं उस फीडबैक के ऊपर काम करता था, सपोज कि अगर
जो एसेसर है कॉपी का, उन्होंने बोला कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में बच्चे क्या करते हैं कि 3-4 लाइन का या 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, 3 सेंटेंस लिख देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इंट्रोडक्शन मतलब मैक्सिमम 2 सेंटेंस, नहीं तो प्रयास करना चाहिए कि हम 1 सेंटेंस में इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर दें। और उसमें इंट्रोडक्शन हमारा ऐसा हो कि मतलब पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए कि हमने जो क्वेश्चन का जो इसेंस था उसके टारगेट को हिट किया है कि नहीं किया। मतलब जो एसेसर हो या भी जो आपका आंसर जो चेक करने वाला पर्सन हो, वो समझ जाए कि आपका इंट्रोडक्शन, आप क्वेश्चन के एसेंस को समझ गए हैं। बेसिकली कन्विंसिंग आंसर लिखना और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स अपने आंसर्स को और बेहतर करते जाना, बेसिकली ये कहीं ना कहीं मींस में एग्जाम क्वालिफाई करने का एक बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी है। रितेश जी, जैसे कि आप सर्विस में भी रहे हैं और लगातार पढ़ाई को भी मेंटेन रखा है आपने, तो कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट रहा है प्रीलिम्स मेंस को ध्यान में रखते हुए? और उसके साथ साथ इतना अच्छा रैंक हासिल करना एक अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप बताएं अपने हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे आपने इस प्रीलिम्स मेंस को टाइम मैनेजमेंट को कैसे आपने कंप्लीट किया, इंश्योर किया? सर ये बिल्कुल बहुत ही चैलेंजिंग काम था मेरे लिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से जिला में मेरी पोस्टिंग थी जहाँ पे हर एक चीज की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। बट ये भी है कि आज के जमाने में कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है चीजों की, तो ये भी वो गलत बोल रहा है। इंटरनेट का जमाना है, हर एक कोचिंग के नोट्स मटेरियल अवेलेबल है। तो चूंकि मैं 65th बीपीएससी से ही परफेक्शन आईएएस से जुड़ गया था, तो जो भी इनके जो कंटेंट वगैरह थे, मटेरियल थे, चाहे जैसे कि जो परिश्रम ग्रुप है उसमें मैं जुड़ा हुआ था, बीपीएससी मेंस एनालाइजर था, इजीली अवेलेबल था, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री मार्केट में अवेलेबल है, वो आदमी उसको एक्सेस कर सकता है। इवन जो अलग अलग सेक्शन वाइज, स्पेशली मैं 67th बीपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग से आया हुआ था, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से आया हुआ, अलग पॉलिटी के लिए अलग से आया हुआ था, और पूरे होलिस्टिक मैनर में उसमें दिया हुआ था। और भी मैंने डिफरेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को भी मैंने रेफर किया, तो उन सब चीज़ों को मैं रेफर करते हुए, और जहाँ तक आपने चैलेंजेस के बारे में से जो क्वेश्चन पूछा था, तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो जॉब में लोग होते हैं। तो क्योंकि हमें तो 10 बजे ऑफिस चले जाना है और हमें 6 बजे वहां से निकलना है, तो ये जो टाइम था ये तो यूटिलाइज में नहीं कर पाता था, या कभी कभार अगर ऑफिस में टाइम मिल गया तो वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे यूटिलाइज कर लिया। बेसिकली उस टफ शेड्यूल में आप डेली 1-2 आंसर्स भी लिख रहे हैं, मेंटोर से आप इवेल्युएट भी करा रहे हैं, और रेगुलर आंसर्स भी लिख रहे हैं, वीकली आंसर्स लिख रहे हैं, और उस पर लगातार आप काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और डेफिनेटली मार्क्स आपके जीएस पेपर 2 में भी 150 के क्रॉस हैं, 159 है, और जीएस 1 में भी काफी अच्छे स्कोर आपके हैं, 183 हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छे रैंक के लिए आपको इस मार्क्स पे काम करना पड़ेगा। और जो भी कंटेंट आप रेज करते हैं, चाहे आप जीएस 1 में देखें, जीएस 2 में देखें, बिहार के कंटेक्स्ट में देखें, और विभिन्न वैल्यू एडिशन की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस वगैरह को, तो आपको क्या लगता है कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपके मार्क्स को इनरिच करने में? सर बिल्कुल, अगर बिहार का अगर एग्जाम को देने जा रहा है आदमी, तो बिहार की जो भी स्कीम्स हैं, अगर स्कीम्स कहीं भी अगर कंसोलिडेटेड मैनर में मिल गई तो सबसे बड़ा उसका मतलब बहुत उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। दूसरा है सर बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इवन बिहार का ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का भी इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम इन डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक कहीं से भी ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं कहीं से भी इम्प्रॉपर नहीं होते हैं, सब कुछ वेल रिसर्च होता है। तो उस चीज को अगर हम अपने इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में इनकॉर्पोरेट करते हैं सर, तो उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम बेसिकली सरकार के लिए काम करने जा रहे हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो स्कीम्स हैं, जो डेटा है, अगर हम एक रैंडम चीज में लिखें कि इंडिया में पॉवर्टी रेशियो है 21.3 या जो भी है आज के टाइम में, लेकिन अगर उसमें हम लिख रहे हैं कि एक एज पर द इकोनॉमिक सर्वे या एज पर द पीएलएफएस रिपोर्ट, तो अगर हम इस चीज को या बेरोजगारी का पीएलएफएस रिपोर्ट का हम दिखा रहे हैं कि, तो उसमें क्या होता है कि एक मतलब एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, हम लोग कर देते हैं अपने पॉइंट्स को, ताकि ए पर्सन जो है गवर्नमेंट के जो भी डेटा हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उनको जानते हैं और उनको अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, जानते हैं। क्योंकि अगर हम जानते रहेंगे तभी जाएंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमको पता ही नहीं है तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और मेन जो मतलब जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो यही पर्पज होता है कि आप जाने चीजों को जान के आप लिख दें, और लिखने के बाद अगर आप लिख लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप उसको अपने जब फील्ड में काम करने जाएंगे तो उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। बिल्कुल। रितेश जी, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, जैसे कि रिसेंट में 68th का पर्सनालिटी टेस्ट बीपीएससी ने कंडक्ट कराने की कोशिश की है, स्पेशली 8 तारीख से 8 जनवरी से। तो जो बच्चे इंटरव्यू फेस कर रहे हैं इस बार,
उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे मार्क्स फेच करें, डूज डोंट्स क्या होने चाहिए, स्पेसिफिकली जो बच्चे लगातार इंटरव्यू पिछले कई बारों से दे रहे हैं और वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू जो टेस्ट होता है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है बीपीएससी का, उसमें क्या एसेंस होना चाहिए, कैसे बच्चे तैयार करें ताकि मार्क्स, क्योंकि आपका ही मार्क्स 90s में है इंटरव्यू में, तो काफी बेहतरीन अच्छा मार्क्स है, और तो बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? सर बेसिकली जो इंटरव्यू होता है एक तरह की पर्सनालिटी टेस्ट होती है। उसमें जो असेसर होते हैं वो प्रयास करते हैं कि मतलब जानने का प्रयास करते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर दिस सर्विसेज और नॉट। एग्जैक्टली। तो इस एक इंटरव्यू की जो तैयारी होती है आपकी प्रीलिम्स के ही प्रिपरेशन से स्टार्ट हो जाती है कि आप प्रीलिम्स का में आपका अप्रोच कैसा है, मेंस में आपका कैसा अप्रोच है, क्योंकि वो आंसर में दिखता है। तो जो मेरा स्ट्रेटजी रहा प्रिपरेशन का इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू से पहले मैं यूपीएससी में भी दे चुका हूँ और बीपीएससी में मेरा ये लगातार इस बार अगर दूंगा तो चौथा होगा, लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो सर मेरा जो मेरा टारगेट एरिया होता था इंटरव्यू में, पहला तो ये है कि हमें अपने ऑप्शनल के ऊपर ठीक ढंग से काम करना है कि अगर हम उस पर्टिकुलर विषय में ग्रेजुएट हैं तो हमको उसके बारे में मोटा मोटी तो पता होना ही चाहिए, होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक चीजें भी पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों को अगर आप मेरा मॉक इंटरव्यू 65th और 66th का प्रोवाइड करा देंगे, तो जो आपके इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ विल यू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक नहीं 4-5 क्वेश्चन कि कैसे मोटिवेशन की थ्योरीज को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तो ये शायद अवेलेबल होगा तो आप बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आप माइंड को ओपन करता है कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंटिसिपेटेड क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा प्रीवियस जो मॉक इंटरव्यू होगा मेरा आपके इंस्टीट्यूट का, उसमें अवेलेबल होगा। और सर दूसरा बात है कि हमें अपनी जो है करंट अफेयर्स में इसके 4-5 एस्पेक्ट होते हैं जो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वार हो गया, चाहे इजराइल पैलेस्टीन वार हो गया, ये सब जो चीजें चल रही हैं या जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रहे हैं, COP28 अभी रिसेंट में कंक्लूड हुआ है, तो इनके ऊपर हमें इन डेप्थ में काम करना है। दूसरा सर एस्पेक्ट हो गया नेशनल इश्यूज। नेशनल इश्यूज में हमें जो पॉलिटिकल चीजें चलती हैं उसके ऊपर एकदम ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन ना ही एक्सपेक्टेड है और ना ही आपको तैयार करना है। और एक जो लेमैन डिस्कस करते हैं उन सब डिस्कशन में हमें कभी जाना नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज को छोड़कर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। हाँ, कहीं अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल टसल चल रहा है तो उस एस्पेक्ट को हमें पढ़ के जाना है। या फिर कहीं कुछ लॉ से रिलेटेड, जैसे बीच में जब मेरा इंटरव्यू था तो बाबरी मस्जिद का जो ज्ञानोपी मस्जिद का जो मैटर था, तो उसके बारे में जो भी मतलब उसके रिलेटेड जो भी एक्ट वगैरह हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान देना है। तो दूसरा सर एस्पेक्ट ये हो गया। तीसरा एस्पेक्ट हो गया बिहार। हमें बिहार को भी हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला तो हम ये करेंगे कि हम बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पे काम करेंगे और 1 साल नहीं, कम से कम प्रीवियस 2 इयर्स के इकोनॉमिक सर्वे पे काम करेंगे। तो जैसा कि सर ने कहा कि रितेश जी ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे को 2 से 3 सालों की पढ़ने की आवश्यकता है। तो बेसिकली आप इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस को आप अपने इंटरव्यूज में सब्सटेंशिएट करने के लिए आप एक बेहतर फैक्ट्स को, एक बेहतर एनालिसिस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा आप रितेश जी ये बताएं कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी बच्चे परेशान होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में कि कैसे और बेहतरीन करें, तो उसके बारे में बताएं कि कैसे बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यूज में अपने कम्युनिकेशंस को और बेहतर करें। और जैसा कि आपने कहा बिहार के बारे में कि इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना चाहिए, और बिहार के और तमाम प्रॉब्लम्स, इशूज जो जेन्युइनली एक कैंडिडेट्स या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक बिल्कुल अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उनको कैसे डील करें, उनके क्वेश्चन को कैसे डील करें कि कैसे सॉल्यूशन दिया जाए बिहार के प्रॉब्लम्स को। और सर देखिए, कम्युनिकेशन स्किल की जहाँ तक बात है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि जब तक से, और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे बिहार में बच्चे काफ़ी जो होते हैं ग्रामीण माहौल से आते हैं, तो पहली बात तो है कि हमें इंटरव्यू को लेकर के बहुत अधिक पैनिक क्रिएट नहीं करना है दिमाग में अपने कि इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, इसका रोल है 10-11% हमारे सिलेक्शन में टोटल अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल की जहाँ तक सर बात हुई, तो हमें क्या है कि अगर चाहे हम हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं चाहे अंग्रेजी में दे रहे हैं, मैं पिछला 3 बार में एक बार हिंदी, एक बार इंग्लिश में दिया हूँ और 2 बार में बीपीएससी का इंटरव्यू हिंदी में दिया हूँ। तो जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में देना है और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा मेरा कंसिस्टेंटली, चाहे मैं हिंदी में दिया चाहे अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया, तीनों बार मेरा कंसिस्टेंट मार्क्स 85 के अराउंड 90s के करीब मेरा मार्क्स रहा। तो हमें अपने जो मेरी मातृभाषा है, ये तो हमें बीपीएससी देता है अपॉर्चुनिटी कि अपनी मातृभाषा में दें इंटरव्यू,
तो पहली बात तो एक आप जिस लैंग्वेज में जो स्टूडेंट कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को चूज करे। ये नहीं कि हम अंग्रेजी बना बना के बोल रहे हैं और अंग्रेजी में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पे आपका इंप्रेशन वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो लैंग्वेज पे पहली बात, जिस लैंग्वेज में कमांड है उस पर काम करना है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने इससे पहले जो डिस्कशन किया कि आपके पास अगर नॉलेज ठीक ठाक रहेगा, अवेयरनेस चीज़ों की रहेगी, अपने ऑप्शनल के बारे में, बिहार के स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स के बारे में, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैं फंबल कर गया, ये कर गया, तो अगर आपके पास कंटेंट रहेगा तो थोड़ा सा टूटी फूटी लैंग्वेज में भी अगर इंटरव्यू में आप बोलेंगे तो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कंटेंट आपके पास बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कहीं ऐसे नहीं आता है कि मेरे पास कुछ कंटेंट ही नहीं है, क्योंकि वो जो इंटरव्यू रूम में जो बैठे 3-4 लोग होते हैं, वो जितनी हमारी एज है बिल्कुल उतना उनका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो छोटी सी एक जॉब पा करके या इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो तो खुद बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर चुके हैं, तो उनको हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं किसी भी लेवल पे, चाहे कोई कितना भी स्मार्ट हो। तो हमें क्या करना है कि हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब अपनी मातृभाषा में इंटरव्यू देंगे या जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कंटेंट के ऊपर पूरी पकड़ हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें एकदम कूल काम एंड कंपोज्ड रहना है इंटरव्यू रूम में। ये नहीं कि पैनिक कभी नहीं क्रिएट करना है, दिमाग में एकदम नहीं लाना है कि इंटरव्यू में जितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है कि अगर आदमी कामली अगर केवल सुन ले तो उसका रिस्पॉन्स आराम से देगा। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो कभी हमसे हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछते हैं, एकदम नहीं पूछते हैं। तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो तैयार होना चाहिए, मेरा मानना है। आपका स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी इकोनॉमिक सर्वे है, बजट्स है, और जो चीज़ें, जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें अगर ये तैयार हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। दो ही चीज़ का वहाँ पे है कि कंटेंट और लैंग्वेज, दोनों पे अगर पकड़ है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस रहेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं जब पहली बार मॉक इंटरव्यू देने आया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ विल यू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम मॉक देने आएंगे, जैसे मैंने पहली बार जब 65th के टाइम आपके यहाँ मॉक दिया था परफेक्शन में, तो हमें सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। बट यहाँ मतलब जो मेरे ज्ञान के चक्षु हैं खुले, और फिर मैं उस चीज़ पे काम किया। तो हो सकता है उसका ही परिणाम रहा कि अपने आप में बीपीएससी में 75% मार्क्स लाना एक अचीवमेंट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। भले मेरा सिलेक्शन लास्ट टाइम नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख नहीं हुआ, बट मैं उसको अचीवमेंट मान के बैठ गया। और जब कंसिस्टेंटली 2 बार आ गया तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील लगा करने की अब तो मेरा आएगा ही। तो इन जब 3-4 चीज़ों को एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इंटरव्यू में मतलब डेफिनेटली 80 मार्क्स भी अच्छा है, 80 मार्क्स आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में फंबल करते हैं, प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो रितेश जी आप बताएं कि क्योंकि आपने लगातार मेंस लिखा है और प्रीलिम्स में प्रिपरेशन के लिए उन 3 बातों को बताएं जो बच्चे फॉलो करें और डेफिनेटली मेंस लिखें। तो प्रीलिम्स के लिए आप 2-3 पॉइंट्स को रेज करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो अपकमिंग 78 प्रीलिम्स है। सर इस चीज़ को मैं बस थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, एक विशेष चीज़ को, कि बीपीएससी जो था 66th बीपीएससी तक वो अलग था, 68th बीपीएससी अलग हो गया है। जो पहले हम साइंस पढ़ के जाते थे, अब साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले हम इकोनॉमिक सर्वे या बजट के डेटा पढ़ के जाते थे, उससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले हम कौन सी मीटिंग कहाँ हो रही है, कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ हो रहा है, वो पढ़ के जाते थे। अभी वो पढ़ना डायनेमिक क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं। अभी क्या है कि अभी जैसे कि G20 का क्वेश्चन पूछ दिया था, डेटाबेस क्वेश्चन था कि G20 का कंट्रीब्यूशन, G20 कंट्री का टोटल ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी करने की जरूरत है और होलिस्टिक मैनर में स्टडी करने की जरूरत है। प्री कमेंस की तैयारी अगर जो स्टूडेंट करेगा साथ में, उसका डेफिनेटली होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं 69th का प्रीलिम्स दिया और मैं पहला ही अप्रोच रखा और मेरा 80 मार्क्स है। ओके रितेश जी, करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पोर्शन बीपीएससी के लिए है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन होने चाहिए वैसे बच्चों के लिए जो रिसेंट एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स में? सर जहाँ तक मेरा अभी जो मतलब अभी इतना एग्जाम है, क्योंकि 6-7 बार मैं अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो अभी से जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि एक कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पकड़ लें, जो और उसमें भी मतलब हिंदी के न्यूज़पेपर में वो कंटेंट नहीं आता है जिससे हम तैयारी कर सकें। तो कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और इंग्लिश में 2 जो मोस्ट पॉपुलर हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई किसी एक को पकड़ लें।
एक मैगजीन जो आपके यहाँ पर मंथ आती है जी, वो काफी Current अच्छी- Affairs हाँ, करंट month, अफेयर्स की जो जी। पर मंथ आती है उसको मैं रेफर करता हूँ। जी, तो उसको अगर रेफर करेंगे तो उसमें क्या है कि हर एक चीजों का अलग अलग-अलग अलग bifurcation जो है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या हुआ है, हाँ। पॉलिटी में क्या हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योग्राफी का खैर तो कम होता है, लेकिन हाँ, साइंस एंड टेक का international सकते हैं, relations या and फिर science and एनवायरमेंट tech, का। हाँ, हाँ। तो वो अलग अलग करके जो हर एक मंथ में 4, 6, 8 न्यूज का जो कंपाइलेशन है, तो वो मुझे काफी बेहतर लगता है। और मैं उसको मेंस में भी, मैंने लास्ट टाइम जो अच्छा, use 1 साल पहले जो हाँ, दिए थे मेंस, हाँ। तो उसमें मैंने उस चीज को पढ़ा था, जो जो महत्वपूर्ण हमें लगा था उसमें से निकाल करके पढ़ा था। तो हम अगर अखबार को अच्छे से स्टडी करें और मैगजीन जो एक मैगजीन को month- फॉलो हाँ, करें monthly, मंथली, हाँ, तो अखबार में कुछ चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि अखबार में क्या है कि इतने कंटेंट होते हैं कि कभी कभी हम मतलब कैरिड अवे हो जाते हैं, पढ़ना है कुछ पढ़ लेते हैं कुछ और। जी। तो अगर वहां से छूटा हुआ जो चीज है हम इस मैगजीन में कवर कर लेंगे, तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रख के हम करेंगे, और हमें होलिस्टिक तरीके से तैयारी करना है। अब हमसे एक क्वेश्चन बीपीएससी में कभी नहीं पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जी, बिहार में कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, आप एकदम नहीं पूछने वाला है। पिछले 2 बार से तो एकदम नहीं पूछा है। पहले पूछता था जो भी साइंस का सिंपल क्वेश्चन है, हाँ। वो पूछता था, लेकिन आज के टाइम पूरा साइंस एंड टेक पूछ रहा है। तो हमें उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली एनसीईआरटीज को इनकलकेट करना होगा प्रिपरेशन में, हाँ, और एट द NCERT सेम करना टाइम होगा। जो भी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स मेंस, इन दोनों चीजों पे कमांड करना होगा बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी का जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जी, आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, फाउंडेशनल स्टडीज को अच्छे तरीके से देखना होगा, फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। डेफिनेटली मेंस में भी जो GS1 GS2 का पोर्शन है, हम लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से और एक बेहतर कमांड के साथ प्रिपरेशन करना होगा। बिल्कुल सर। जैसे कि आपने स्ट्रेटजी शेयर किया है, ये काफ़ी ही बेहतरीन है और बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी। तो थैंक यू रितेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर।